नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो बुलंदशहर से खबर, जहां बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर में एसएसपी का खुलासा सामने आया। अवैध संबंध के शक में यह हत्या की गई। संतोष कुमार सिंह का यह बयान। वहीं आपको यह भी बता दें कि आरोपी पिता को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई। 4 टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए गठित की गई है। तो जल्द ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बता दें, पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो चुकी है। तीसरी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कस्बे शिकारपुर के अंबेडकर मोहल्ला का ये मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 टीमें गठित की गई हैं आरोपी को पकड़ने के लिए। फिलहाल तस्वीरें जो सामने आ रही है, पत्नी और एक बेटी की मौत हो चुकी है, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रिपल मर्डर में एसएसपी ने यह खुलासा किया है। अवैध संबंध के चलते हत्या का शक यहां पर जताया जा रहा है। आरोपी पिता को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। 4 टीमें गठित की हैं और जल्द ही आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो चुकी है। तीसरी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कस्बे शिकारपुर के अंबेडकर मोहल्ला का यह मामला बताया जा रहा है। तो ट्रिपल मर्डर में एसएसपी ने खुलासा किया है। इस ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो चुकी है, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल आरोपी पिता को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 टीमें गठित की गई हैं पकड़ने के लिए। अभी तक फिलहाल छानबीन चल रही है, लेकिन जल्दी उम्मीद की जा रही है कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अवैध संबंध के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो जो हत्या की गई उसके लिए यहाँ जो खुलासा हुआ है, आशंका जताई जा रही है अवैध संबंध को लेकर यह हत्या की गई। और फिलहाल अभी आरोपी पिता फरार है। उसको तलाशने के लिए 4 टीमें गठित की गई। अभियुक्त के पुत्र शमशाद, जो लगभग 22 साल की उम्र का है, शादीशुदा है और पिता के कार्य आचरण से दुखी होकर के लगभग 500 मीटर दूर अलग रहता है अपनी पत्नी के साथ। उसके द्वारा थाने पर जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार उसके पिता उसकी मां और बहनों के चरित्र पर शक करते थे और अक्सर इनके बीच में झगड़ा होता रहता था। और उस झगड़े की वजह से बीती रात भी इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद पिता के द्वारा रात में किसी समय जब वो सो रही थी महिलाएं, तो उनके सिर पर चोट पहुंचा करके उनकी हत्या का प्रयास। बुलंदशहर से ट्रिपल मर्डर का केस सामने आया, जिसका खुलासा एसएसपी ने किया। शक जताया जा रहा है अवैध संबंध के चलते यह हत्या की गई है। अवैध संबंध के शक में हत्या की गई, जहां आपको बता दें 4 टीमें गठित की गई हैं आरोपी पिता को पकड़ने के लिए। तो फिलहाल पुलिस की छानबीन जारी है। 4 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल फरार चल रहा है आरोपी। उसको पकड़ने की कोशिश पुरजोर से की जा रही है। हरदोई से खबर, जहां संपत्ति विवाद में महिला की हत्या कर दी गई। महिला के देवर ने गड़ासे से काटकर उसकी हत्या कर दी। पति बता दे भतीजे की गोली मारकर यहां घायल किया गया। मकान बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवेगंज चौकी की ये घटना है। हरदोई की ये खबर, मकान बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर देवर ने महिला की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। संपत्ति विवाद में महिला की ये हत्या की गई है। फिलहाल छानबीन चल रही है। भतीजे को गोली मारकर घायल किया है। मकान बंटवारे का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। तो पुलिस ने आरोपी देवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवेगंज चौकी की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से संपत्ति विवाद का ये मामला सामने आया है, मकान बंटवारे की ये मामले में महिला को देवर ने गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया और साथ ही भतीजे को भी गोली मारकर घायल किया है। और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे कार्रवाई जारी है। हरदोई से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
संपत्ति विवाद का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला को मौत के घाट उतार दिया उसी के देवर ने और भतीजे को भी गोली मारी है। तो मकान बंटवारे का मामला था, मात्र उसको लेकर ये विवाद इतना बड़ा कि हत्या कर दी महिला की उसके देवर ने। तो पुलिस ने आरोपी देवर को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हरदोई से इस वक्त की एक खबर, भतीजे को गोली मारकर घायल किया गया है। मकान बंटवारे को लेकर यह विवाद चल रहा था। अमरोहा में वेतन न मिलने पर मजदूरों का प्रदर्शन देखा गया। मजदूरों ने 2 महीने से वेतन न मिलने का आरोप लगाया। ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने नारे लगाए हैं। तो पहले भी इस कंपनी पर वेतन न देने का आरोप लग चुका है। 2 महीनों से मजदूरों को वेतन के लिए यहां पर टरका रहा है प्रशासन। बता दें, ठेकेदार जयप्रकाश सिंह जो है मजदूरों को लगातार टरकाता हुआ नजर आ रहा है 2 महीनों से। तो गजरौला थाना क्षेत्र के एएसपी कंपनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 महीनों से मजदूरों को वेतन नहीं मिला। लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार जयप्रकाश सिंह उनका वेतन देने का नाम नहीं ले रहा, जिसका नतीजा ये है कि इन मजदूरों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है। तो वेतन न मिलने पर अमरोहा में इन मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। करीब 2 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला, लगातार चक्कर लगा रहे हैं ये मजदूर। और रोजी रोटी का सवाल यहाँ पर जिस तरीके से ये चक्कर लगा रहे हैं। हमारी सैलरी नहीं मिली है 2 महीने की। क्या सैलरी कंपनी देती है, कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह यानी या कोई ठेकेदार? ठेकेदार क्या नाम है? जयप्रकाश। वो क्यों नहीं दे रहे हैं आपकी तनख्वाह? अब कंपनी नहीं दे रही है उनको, तो हमको क्या देंगे? अच्छा, ये उन्होंने बताया कि उनको कंपनी पैसा नहीं दे रही है। हाँ। आपकी कितने महीने की तनख्वाह है? 2 महीने की। कितनी बनती है? वो 9,900 रुपये है। नहीं, 1 महीने की बनती है, 2 महीने की बनती 1 महीने। है, यानी कि 18,400 रुपये बनते हैं। हाँ, हमारी सैलरी नहीं मिली। खबर लखनऊ से, जहां 8 मार्च महिला दिवस पर विशेष टीकाकरण होगा। सभी जनपदों में 3 केंद्रों पर यह टीकाकरण होगा। महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा इस जरिए। तो टीकाकरण में टीम में शामिल होंगी केवल महिलाएं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये टीकाकरण चलेगा। 9 से 11 बजे तक प्री पंजीयन कराने वालों को टीका लगेगा। तो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ये वैक्सीनेशन होगा। 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य पर खास तौर पर इस टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा है। विशेष टीकाकरण सभी जनपदों में 3 केंद्र ऐसे होंगे जहां महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा और इस टीकाकरण टीम में महिलाएं ही सिर्फ शामिल होंगी। तो वक्त जो तय किया गया है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ये टीकाकरण चलेगा। खबर लखनऊ से, जहां संयुक्त सचिव भगवती यादव निलंबित किए गए। निर्माण संस्था बदलने पर निलंबित किए गए भगवती। समाज कल्याण में संयुक्त सचिव थे भगवती यादव। सीएम कार्यालय के भगवती यादव को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो निर्माण संस्था बदलने पर निलंबित किए गए हैं भगवती यादव। समाज कल्याण में संयुक्त सचिव थे और साथ ही बता दें सीएम कार्यालय ने भगवती यादव को निलंबित किया है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। एसके, आपसे पूरे मामले की अपडेट जानेंगे। बिल्कुल, संयुक्त सचिव जो कि समाज कल्याण में थे भगवती यादव को मुख्यमंत्री कार्यालय से सस्पेंड कर दिया गया है। और वजह यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जो भी निर्माण के कार्य होंगे वो जिम पोर्टल के जरिए होंगे। जिम पोर्टल में जो संस्थाएं पहले से रजिस्टर्ड हैं या उनको जो काम क्राइटेरिया के तहत किया गया है उन्हीं संस्थाओं से काम लिया जाएगा। क्योंकि भगवती यादव की तरफ से उस संस्था को बदल दिया था जो कि कार्यदायी संस्था समाज कल्याण में निर्माण का काम करा रही थी। उस संस्था को बदलने के बाद पूरे मामले की शिकायत मंत्री कार्यालय में हुई थी, जिसके बाद भगवती यादव को मुख्यमंत्री कार्यालय ने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अभी प्राथमिक जांच हो रही है और ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कारण थे जिस वजह से ये संस्था इन्होंने बदली है। क्योंकि संस्था नियम विरुद्ध बदली गई। जेम पोर्टल के जरिए जिस संस्था का चयन हुआ था निर्माण कार्यों के लिए समाज कल्याण विभाग में, उस संस्था को बदलने पर यह कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के मोस्ट वांटेड मुख्तार का मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने यह मुद्दा उठाया। मोहाली में मुख्तार पर दर्ज केस की सीबीआई जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए
केस लड़ने में खर्च हो रहे हैं, मजीठिया का कहना। तो विक्रम मजीठिया ने ये बात रखी। वहीं आपको ये भी बता दें, ये भी कहा गया कि युवाओं का पैसा अंसारी को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो यूपी मोस्ट वांटेड मुख्तार अंसारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी के लिए गई और खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी चस्पा किया था। और साथ ही बता दें, कार्रवाई आगे बढ़ती रही। पंजाब विधानसभा में सवाल उठाया है अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने इस मामले को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि मोहाली में मुख्तार पर दर्ज केस की सीबीआई जांच की मांग की है। और साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए केस लड़ने में खर्च हो रहे हैं, युवा का पैसा अंसारी को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अगर पंजाब सरकार को लेकर बात की जाए, तो जब यूपी सरकार की तरफ से कोशिश की गई मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए, तो पंजाब सरकार ने हवाला दिया कि मुख्तार की तबीयत खराब है। तबीयत का हवाला देते हुए उसको नहीं भेजा गया। यूपी का मोस्ट वांटेड मुख्तार, जिसके लिए यहां पर तमाम तरीके की सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने तो ये मुद्दा उठाया ही है, साथ ही अन्य जगहों से भी मुद्दा उठाया गया। अगर हम बात करें पंजाब विधानसभा की, तो उसमें ये मुद्दा उठाया गया और अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने बात रखी है। उन्होंने साफ कहा कि करोड़ों रुपए केस लड़ने में खर्च हो रहे हैं, युवा का पैसा अंसारी को बचाने के लिए खर्च किया जा रहा है। मामला जो सामने आया, मुख्तार अंसारी का जो मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठाया गया, कई सवाल रखे गए। बता दें, जिस तरीके से मामला सामने आया, पंजाब की जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी, जिसको यूपी वापस भेजने के लिए पंजाब सरकार ने मना कर दिया था, तबीयत का हवाला दिया था उसकी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी चस्पा किया गया था। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गया। एसके, ये जो मुद्दा उठाया गया पंजाब विधानसभा में, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, मुख्तार अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके अलावा करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो उसके दीवानी के मामले हैं वो भी उसके ऊपर दर्ज हैं। धमकाने के, रंगदारी के, हत्या के प्रयास, हत्या की साजिश में जैसे गंभीर मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसको वापस उत्तर प्रदेश लाया जाए, जिसको लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 2 बार सुनवाई हो चुकी है। और जिसके बाद लगातार पंजाब सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, जिस इलाज की वजह से उसको यूपी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और एक छोटे से मामले में वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। तो इस सारे मामले को लेकर पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मामला उठाया गया। जब इतना बड़ा अपराधी है और जब उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मामले हैं, उत्तर प्रदेश का वो निवासी है, ऐसी स्थिति में उसको उत्तर प्रदेश सरकार को आखिर पंजाब सरकार क्यों नहीं सौंप रही है? और दूसरी चीज ये भी है कि जब यूपी सरकार लिखित तौर पर दे रही है कि जिस तरीके का इलाज उसको पंजाब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में भी उसको मिलेंगी, तो आखिर क्या वजह है जिस वजह से कहीं ना कहीं उसको यूपी प्रत्यारोपित करने से पहले इस तरीके की राजनीति की जा रही है? और अगर हम देखें तो निश्चित है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इन सारी चीजों को लेकर घमासान लगातार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम कहें कि एक दुर्दांत अपराधी जो कि उत्तर प्रदेश में कई मामलों में वांछित है, वो उत्तर प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित है कि पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक होने के कारण वो फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा। तो इन सारी चीजों को लेकर ये मामला विधानसभा में भी उठा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सवाल उठाया गया है कि युवाओं का पैसा अंसारी को बचाने में खर्च किया जा रहा है, मायने रखता है ये सवाल? बिल्कुल बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है, कोर्ट का नोटिस लेकर वो रोपड़ जेल गई थी, लेकिन उसको प्रत्यार्पित नहीं किया गया। फिर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार पंजाब सरकार और पंजाब जिला जेल प्रशासन की तरफ से लगातार दलीलें रखी जा रही हैं, और एक के बाद एक कहीं न कहीं बहाने बताए जा रहे हैं कि उसको ये परेशानी है या इन सारी चीजों के चलते उसको पंजाब से आखिर जो तमाम जो परेशानियां बताई जा रही है उनका हल तो यूपी में भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में भी कई ऐसे अस्पताल है, अगर तबियत खराब है तो वहां पर भी इलाज हो सकता है।
बिल्कुल बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से यह भी दलील रखी गई थी कि जो उत्तर प्रदेश के मामले हैं वो पंजाब ट्रांसफर कर दिए जाएं, जबकि पंजाब सरकार का जो मामला है वो मामला इतना बड़ा नहीं है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले उसके ऊपर दर्ज है। तो कहीं ना कहीं यूपी को अगर वो सौंपा जाता है तो निश्चित है कि पंजाब का मामले की भी सुनवाई यूपी में हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मामला तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वही उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां निरंजनी अखाड़े की पेशवाई पर वो पहुंचे। बता दें सीएम ने साधु संतों को फूल माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। जूना अखाड़े भी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। जूना अखाड़े के हरिगिरी महाराज से उन्होंने मुलाकात की है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे निरंजनी अखाड़े, साधु संतों को फूल माला पहनाकर आशीर्वाद लिया है। और साथ ही आपको बता दें तमाम गणमान्य साधु संत भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो निरंजनी अखाड़े पेशवाई पर पहुंचे, जहां सीएम ने साधु संतों को फूल माला पहनाई और आशीर्वाद लिया। जूना अखाड़े भी पहुंचे सीएम। जूना अखाड़े के हरिगिरी महाराज से उन्होंने मुलाकात की है। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चले बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत निरंजनी अखाड़े पहुंचे और तमाम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब वहां पहुंचकर साधु संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की। और साथ ही आपको ये भी बता दें फूल माला पहनाकर आशीर्वाद लिया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और इस दौरान उन्होंने पेशवाई पर पहुंचकर शिरकत की है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई पर पहुंचे साधु संतों को इसी दौरान उन्होंने फूल माला पहनाई और आशीर्वाद लिया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। जूना अखाड़े के हरिगिरी महाराज से भी उन्होंने मुलाकात की। बता दें जूना अखाड़े पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरिगिरी महाराज से खास तौर पर मुलाकात की है, आशीर्वाद लिया है।